राजनीति में जब आप कमजोर स्थिति में होते हैं तो कोई आपका साथ नहीं देता, हर कोई आप पर वार करता है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। कम से कम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात लॉबी के ऊपर एक करारा प्रहार कर दिया है। बहुत बड़ा आयोजन होता है दीपावली महोत्सव का, अयोध्या में दोनों डिप्टी सीएम को ढक्कन बना दिया। ना ब्रजेश पाठक का नाम, ना केशव मौर्य का नाम पोस्टरों में, और अमित शाह जी को सीधा संदेश दे दिया कि आपके भेजे हुए दूत अब योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं। योगी आदित्यनाथ के अंदर क्या हिम्मत इसलिए आई कि बिहार में गुजरात लॉबी की नैया डगमगा रही है, इसीलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित नहीं किया जा रहा है। ये चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार लालू यादव के संपर्क में है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या तूफान लाएगी, क्या होने वाला है भविष्य में, इस पर चर्चा करेंगे दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से। शानदार चर्चा है। 4 PM यूपी को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है केपी मलिक साहब आपका। जी बिहार धन्यवाद में संजय जी। गोदी मीडिया बड़ा चैनल पे लगातार बुलेटिन चला रहा है कि इंडिया गठबंधन में अभी प्रत्याशी तय नहीं हो रहे हैं, असहमतियां हैं। मैं मान सकता हूँ, बात ठीक है, प्रत्याशी तय हो जाने चाहिए। जब एनडीए में हो गए तो इंडिया गठबंधन में भी तय हो जाना चाहिए। लेकिन एनडीए में तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लोग कह रहे हैं अमित शाह जी कमान संभाल रहे हैं, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं एनडीए को एकजुट करने के लिए। मांझी साहब को भी समझ में आ गया होगा, कुशवाहा साहब को भी समझ में आ गया होगा कि भैया 6 सीटें मिल रही हैं, अमित शाह ने बुला के कहा तो ले लो, वरना उधर फाइलें ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की खुल जाएंगी, परेशानी में आ जाओगे। बड़ा सवाल यह है कि जब एनडीए इतना इतरा रहा है तो मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार का नाम घोषित क्यों नहीं कर देते। ये तो अब कहने लगे कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर सहमति है, तो फिर जब चुनाव लड़ रहे हो नीतीश कुमार के नाम पर तो सीएम कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दो कि भाई नीतीश कुमार है। डर रहे हैं मोदी साहब, शाह साहब गुजरात लॉबी की अभी करना जल्दबाजी ही नहीं है, या फिर शिंदे बनाने की तैयारी है नीतीश कुमार को, क्या लगता है आप? संजय जी देखिए, ये तो सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या दिख रहा है, लेकिन कई लोग कहना नहीं चाहते। क्या ये बात किसी से ढकी छुपी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से प्रयोग करने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार का? ये क्या किसी से छुपी हुई बात है? लेकिन कहे कौन? तो इसलिए नीतीश कुमार जी को क्या बनाना है, कहां तक उनको यूज करना है, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है, नीतीश कुमार जी कौन सा गेम खेल रहे हैं, ये सब खुला खेल है। अब तो खाली एक जो है फॉर्मेलिटी हो रही है, और नीतीश कुमार को भी पता है कि नैया अभी बीच में फंसी हुई है और यहाँ पे आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आप याद रखिए, मैं आपके चैनल पे पहले भी कहा है कि नीतीश जी डिसीजन 11 तारीख की शाम को लेंगे। 11 तारीख की शाम को जब आप सर्वे दिखा रहे होंगे, देख रहे होंगे, जो संभावित सर्वे आ जाते हैं वोटिंग के बाद, 6 बजे के बाद नीतीश जी निर्णय ले लेंगे अपना। क्योंकि अभी नीतीश जी को भी पता है कि उनके लोग जो हैं वो दिखा रहे हैं कि उनके साथ हैं, लेकिन असली आदमी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको दे देता हूं जो हमारे यहाँ यूपी में चलता है, आपको भी जानकारी होगी कि कई बार किसी बच्चे का अपहरण हो गया और किसी जानकार ने ही करवाया है, और पुलिस के साथ वो भी ढूंढवा रहा है उसको। हाँ भाई साहब, यहाँ चले वहां चले, और धीरे से धीरे जहां पुलिस जा रही है, जहां परिवार जा रहा है, धीरे से वो अपहरणकर्ताओं को खबर कर दे रहा है कि अब यहाँ जा रहे हैं, वहां आ रहे हैं। तो ऐसे लोग नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं। नीतीश कुमार को भी पता है कि मैं कुछ भी डिसीजन लूंगा, कुछ भी होगा 1 मिनट में डिस्क्लोज हो जाएगा, और उसका हथियार जो है अमित शाह जी फिर निकाल के उसका प्रयोग कर लेंगे। इसलिए नीतीश कुमार जी, इन्होंने कहा पागल है, बोला हाँ पागल है। स्वास्थ्य खराब है, बोला हाँ स्वास्थ्य खराब है। हेल्थ ठीक नहीं है, बोला बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सब हाँ में हाँ मिला रहे हो। अच्छा ये बताइए, अचानक क्या हो गया उनको? अचानक उनकी तबीयत ठीक हो गई, अचानक दिमाग ठीक हो गया? नीतीश कुमार से बड़ा चाणक्य पूरे बिहार में नहीं है, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। और जो ये तथाकथित चाणक्य हैं जो वहां गए थे, ऐसे ऐसे 50 चाणक्य मरेंगे तब एक नीतीश कुमार पैदा होगा। और देखिए, मैं संजय जी आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहले भी कहा था कि नीतीश कुमार राजनीतिक हत्या, आत्महत्या करना जरूरी समझेंगे। किसी भी बाहर की नेशनल पार्टी को, खासकर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एंट्री कराने से पहले वो राजनीतिक रूप से मर जाना पसंद करेंगे। मैंने आपको बता दिया, अगर नीतीश कुमार को ये लगने लगेगा कि मैं सीएम नहीं बन रहा हूं, या सारे पत्ते बंद हो चुके हैं, तो वो सीधे सीधे आप देखना तेजस्वी यादव को
सीएम बनाने का काम करेंगे। अभी वो दो काम कर रहे हैं। एक काम तो वो कर रहे हैं कि चिराग का लौ कम कैसे की जाए। चिराग को बुझाना नहीं चाह रहे वो, चिराग की रोशनी कम करना चाह रहे हैं, और उस रोशनी का पहला खेल उन्होंने कर दिया है, वो आपने देख ही लिया होगा। तो उससे हमें जान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार क्या है, क्या कर सकते हैं। वहां चाणक्यगिरी किसी की चल नहीं पाई। अब हम आ जाते हैं महागठबंधन की जो बात हो रही है। हमने और आपने जिक्र किया था परसों के, महागठबंधन को जिस तरह से आज काम करना चाहिए था, जिस तरह से रणनीति करनी चाहिए थी, वो गठबंधन कर नहीं रहा। ये गठबंधन का दुर्भाग्य है या विपक्ष का दुर्भाग्य है, इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आज महागठबंधन को जिस प्रकार का व्यवहार बिहार में करना चाहिए था, उस पर ना खरे राहुल गांधी उतर रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी खरे नहीं उतर रहे उस पर। और आज तो खबर इस प्रकार से आई कि भाई आपके जो पड़ोसी राज्य है जेएमएम, वो भी आपसे कहीं ना कहीं खफा नजर आ रहा है। तो महागठबंधन में जिस प्रकार की रणनीति होनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि पर्चा वापसी की तारीख तक कुछ ना कुछ समझौता शायद वहां पे हो जाएगा। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो गेम खेला है, उससे सब बैकफुट पे पहुंच गए हैं। और सब बैकफुट पे तो आज आपके पीके हैं। अब पीके कुछ भी कहते रहे, अब तो उन्होंने सम्राट की और भारतीय जनता पार्टी की हवा निकाल दी है, आपने देखा ही है। जी। मेरे को ठीक कह रहे हैं कि पीके ने भी जिस तरह के आरोप लगाए हैं, और बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व कोई बोल नहीं रहा है। जिस तरह से बीजेपी के डिप्टी सीएम पे, प्रदेश अध्यक्ष पे सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां, सैकड़ों करोड़ की जमीनों के आरोप हैं, और मलिक साहब उसके बाद में कोई बोले नहीं। कहां चली गई ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स? और जब दस्तावेज दे दिए हैं केपी मलिक ने, तो मुझे तो लगता है कि किसी व्यक्ति को कोर्ट में भी जाना चाहिए कि इसकी मामले की उच्च स्तरीय जांच हुई। तो बड़ा गंभीर मामला है। एक पार्टी का, रूलिंग पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, एक डिप्टी सीएम है, और बताया जा रहा है 200 करोड़ की जमीन है। मुझे तो वो संख्या काउंट लिखते समय मैं सोचता हूँ कि कहाँ ये नेता इतना पैसा रखते होंगे। और भ्रष्टाचार आपके केवल रूलिंग पार्टी में, तो आपका भ्रष्टाचार नहीं कोई पूछेगा, बाकी गायब हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? कोई दिन तो ऐसा आएगा कि जब आपके भ्रष्टाचार के लिए जनता फिर सड़कों पे आके पूछेगी इसका रास्ता क्या है, कि कहाँ ये बेईमानी खत्म हो पाए। नहीं, देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो वॉशिंग मशीन है, उसमें कोई नई चीज तो है नहीं। ऐसा कोई तो है नहीं कि खाली ये बिहार में ही चल रहा है। ये तो आपने आसाम में चलते हुए देखा है। ये तो आपने महाराष्ट्र में, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे वो कर्नाटक वाले अपने नेता हो, तमाम नेताओं को वॉशिंग मशीन में से निकाल दिया गया तो सब साफ हो गए हैं। वो फाइलें तो सब रखी गई हैं, उनको तो झाड़ फूंक के बाद में अगर कोई आएगा निकालेगा तो निकालेगा। नहीं तो हो सकता है जो अगली सरकार है, अगली पार्टी है, वो भी उन फाइलों का प्रयोग कर ले। आपने देखा है ना, उत्तर प्रदेश में मायावती जी की फाइलों का प्रयोग काफी हद तक तो कांग्रेस ने भी किया था। और कांग्रेस चली गई तो उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये इस प्रकार के नेता है कि इनको आगे भी प्रयोग किया जा सकता है सत्ता के हितों को साधने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या चाणक्य कर रही है, किससे छुपा हुआ नहीं है। और ये कितने दूध के धुले हुए हैं, कितनी इनकी चीजें हैं, वो कुछ चीजें सामने थी और कुछ पी के सामने लेके आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसीलिए कहीं ना कहीं खपा पीके से है कि जिस काम के लिए भेजा था वो काम ना करके उल्टा भाजपा की सिरदर्दी बढ़ा दी है। और कहीं ना कहीं चाणक्य जी उनसे खपा है, इसलिए वो थोड़े डरे डरे से नजर आ रहे हैं। लेकिन मरता क्या ना करता, आखिर अभी भी वो तोप का मुंह भाजपा की तरफ ही रखे हुए हैं। उनकी तोप का मुंह घूम नहीं रहा है तेजस्वी की तरफ। कोशिश बहुत वो खुद भी करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर वो घूम के ऐसे है जैसे कंपास की सुई होती है, आप किधर ही घुमा लो वो इधर ही आ जाती है। क्योंकि वो बोलते हैं हमारे यहाँ के पानी वहीं मरता है जहां गहरा होता है, तो गहराई इधर ही है, तो वो घूम फिर के पानी इधर ही आ जाता है जितना निकाल लो आप। तो वो परिस्थितियां जो है आपके डिप्टी सीएम और आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके अंदर है। सुई कितनी कहीं घुमा लो, आना वहीं पड़ेगा। ये चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे संजय झा हो, ये सब क्रांतिकारी नेता है बिहार के। यही तो तेजस्वी यादव के पार्टी को मजबूत करेंगे। अगर ये नहीं होते और भारतीय जनता पार्टी में कुछ नैतिकता वाले, कुछ सिद्धांत वाले नेता होते, तो फिर आसानी से सरकार थोड़ी ही बनती विपक्ष की। वहां पे सरकार बनवाने वाले यही लोग हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का दुर्भाग्य यही है कि आज उसके पास कोई नेता नहीं है बिहार में बहुत अच्छा। जी। हाँ, ये तो एक बड़ा गैप हो गया है कि बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता बचा नहीं है बिहार में। लेकिन इन नेताओं के सहारे वो सत्ता बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है पिछली बार की तरह अगर सीटें बंटवारे में बराबर हैं, अगर सीटें नीतीश की कम आई तो पिछली बार की तरह क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या इस बार टाटा बाय बाय कर देगी? नहीं, देखिए संजय जी, ये समझ लीजिए आप कि भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। और ये चीज नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं, उनको भी पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पे उनको नहीं बनाएगी। अगर उनकी पार्टी की भी बात आएगी तो वो संजय झा को, लल्लन सिंह को, किसी व्यक्ति को मजबूरी में अगर फंस जाए उन परिस्थितियों में तो उनको आगे बढ़ाने का काम करेगी। अब आप ये देखें ना, किस लिए इनका अभी स्वास्थ्य खराब बताया जा रहा है, किस लिए इनकी मानसिक स्थिति खराब बताई जा रही है। तो सीएम कोई मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं है वो थोड़े सीएम बन पाएगा। तो इसलिए संजय झा को बनाया जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन अब उसकी नौबत ही नहीं आएगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं तो इत्तेफाक इस बात से कतई नहीं रखता हूं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी अगर किसी को बनाएंगे तो उसका नाम तेजस्वी यादव है। और वो या नीतीश कुमार का भतीजा है, तो चाचा भतीजे की जोड़ी बन सकती है। पिछली बार भी बनी थी, आपने देखा था। और इस बार तो और ज्यादा बनने की संभावना है, क्योंकि इस बार चिराग को भी थोड़ा बुझाने की कोशिश हो रही है, तो नीतीश कुमार जी बुझा सकते हैं। तेजस्वी यादव जी अभी उस स्थिति में नहीं है कि चिराग का दिया बुझा दें। तो उसके लिए भी उनको जो है अपने चाचा को आगे लाना पड़ेगा और चाचा ही काम निपटाएंगे। और जिसकी छोटी सी शुरुआत आप देख रहे हैं जो अभी चल रही है बिहार में। जी। हाँ, ये बात तो सही है कि चाचा को आना होगा, चाचा काम निपटाएंगे। उधर एक हमेशा चुनाव बिना मुसलमान शब्द के हो जाए पूरा नहीं होता। जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति मुसलमानों को नमक हराम कह देता है कि इन योजनाओं में तुमने भाग नहीं ली, क्या तुमने फायदा नहीं लिया। जैसे ये जो योजनाएं हैं मुसलमानों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं कि ये अपने मामा जी का खेत बेच कर लाए, ये पैसा जो है ये इनके मामा जी के खेत से आया हो, या अपनी जमीन जायदाद बेच के जन सुविधाएं दे रहे हो लोगों को। कितने कितने गिरे हुए नेता होते हैं कि एक समुदाय को इस तरह इन शब्दों से नवाजते हैं। क्या मुसलमान, पाकिस्तान, इन सब के शब्दों के बिना चुनाव नहीं होता? विकास के मुद्दे पे बातचीत क्यों नहीं होती केपी साहब? देखिए संजय जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है। आप किसी भी देश में अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अंत में घूम फिर के इसी मुद्दे पे आ जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग समझ रहे हैं कि चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पे कोई भी सीरियस नहीं है। और अगर सत्ता में आना है, पार्टी को जीतना है, तो आपको हिंदू मुस्लिम करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का तो ये ब्रह्मास्त्र और आखिरी हथियार यही है। भारतीय जनता पार्टी का गुजारा बिना इसके नहीं है। और जहां बिना इसके बातचीत होती है तो फिर वो अयोध्या वाली स्थिति हो जाती है। आपने देखा पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम नहीं था, तो इनकी जो है नैया उल्टी बहने लगी। और यूपी का जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है। तो अगर ऐसा हम नहीं करेंगे और बाई द वे हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ और हम विकास की यात्रा की तरफ चल दिए तो फिर रिजल्ट यूपी वाले हो जाएंगे। भाई, आप बिहार में अगर बात करते हैं विकास की, तो विकास तो वहां इतना आपने कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि दिख रहा है लोगों को। तो उसका जवाबदारी तो आपके पास है नहीं, उसका जवाबदारी तो है नहीं, ना आप जवाब दे सकते क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो इसलिए आखिरी मुद्दा यही बचता है कि हिंदू मुस्लिम किया जाए। और आप दे ही रहे हैं ना भाई, आप 5 किलो राशन दे रहे हैं, अभी 10,000 रुपया दे दिया आपने लोगों का। सब घर बेच के तो दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं उनकी तनख्वाहें जा रही है इसमें। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो चंदा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का रात कोष एक सुना होगा आपने, उसका भी चंदा आ रहा है। तो ये सब चंदा इकट्ठा करके उन लोगों को दे रहे हैं, एहसान कर रहे हैं उनके ऊपर। जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं में कितना भ्रष्टाचार है, उन योजनाओं में क्या हो रहा है, वो सिर्फ आधी योजनाएं सिर्फ कागजों पे चल रही हैं। धरातल पे संजय जी कोई योजना नहीं है। मैं लगातार आपको देख रहा हूं, आप योजनाएं चला रहे हैं, किसानों की योजनाएं चला रहे हैं। कई सारी योजनाओं पे मैंने डीपली स्टडी की है। खासकर अगर आप बात करें
जिस प्रकार से हम करते हैं कि इन्होंने फसल बीमा योजना दी है, फसल बीमा योजना में मुश्किल से 1.5 से 2% किसानों को लाभ मिलता है या वो ले पाते हैं। किसान जागरूक होता नहीं है। उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा किसान के खाते से कटता है, कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। और किसान के खाते से तो सबसे पहले कट जाता है, क्योंकि वो तो बैंक को ही काटना है। फिर वहां लड़ाई होती है, सेंट्रल से पैसा नहीं आया, सेंट्रल से आ गया तो स्टेट ने नहीं दिया जी। तो जब वो किसान, अगर कोई जागरूक किसान है भी और वो फसल बीमा का पैसा मांगने कंपनी से जाता है, तो कंपनी ये कह देती है कि जी केंद्र से भी आपका पैसा आ गया, आपने भी दे दिया, लेकिन राज्य सरकार ने पैसा अभी तक नहीं दिया, लिहाजा हम आपको क्लेम नहीं दे सकते। या तस्वीर पलट दीजिए कि राज्य से तो पैसा आ गया, केंद्र से भी पैसा नहीं आया, और तीनों जगह से अगर पैसा आ गया, ओहो आपने तो सत्यापन ही नहीं कराया, आपने तो ये कागज नहीं लगाया, आपका तो रिपोर्ट खराब है, आपकी तो फसल बर्बाद हो गई, उसका पटवारी से लिखवा के लेके आइए, उसका तहसीलदार से लिखवा के लेके आइए। तो उसको एक पैसे का क्लेम नहीं मिल रहा है और कंपनियां मालो माल हो रही है। और कंपनियां किसकी है? कोई रिलायंस की है, कोई अडानी की है, कोई अंबानी की है, सब पूंजीपतियों की कंपनी है जो मालो माल हो रही है। तो इसलिए किसी आप जो है योजना की बात तो संजय जी छोड़ दीजिए, और आप मुसलमान की हिंदू की बात करते हैं। जब आपने एक योजना दी है, उसका लाभ किसी मुसलमान को मिल रहा है, किसी सिख को मिल रहा है, किसी हिंदू को मिल रहा है, किसी ईसाई को मिल रहा है, किसी जैन को मिल रहा है, उससे आपको क्या लेना देना है? वो देश का नागरिक है, और वो देश का नागरिक है, किसी भी धर्म जाति का है, उसको उसका फायदा मिलना चाहिए अगर आप दे रहे हैं। अब आप 5 किलो राशन क्या चेहरा देख के देते हैं, जाति देख के देते हैं, क्या देख के देते हैं आप? तो ये भारतीय जनता पार्टी अगर ये नहीं करेगी, तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? तो ये तो अपनी राजनीति को चमकाने का, इलेक्शन में वोट हासिल करने का फॉर्मूला है। अब आप ये देखिए, वे बार-बार कर रहे थे ना कि जो घुसपैठिए हैं, वो बिहार में है अभी, और जैसे ही बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, सारे घुसपैठिए वेस्ट बंगाल चले जाएंगे। अभी दिल्ली में थे कुछ दिन पहले, अभी थोड़े दिन बाद आसाम में चले जाएंगे। तो ये घुसपैठिए घूमते रहते हैं, और हमारे चाणक्य जी भी घूमते रहते, दिल्ली से पटना पहुंच गए तो सारे घुसपैठिए इनके साथ पटना चले गए, सही बाहर बात नहीं है। निकाल रहे। ये क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंजना ओम कश्यप को बताते हैं कि अंजना जी देखिए, ये लिस्ट देखिए, हमने जो है इतने हजार जो है घुसपैठिए बाहर निकाल दिए पिछले 5 साल में। वो नहीं बता रही है उनको निकालो तो बताएं भी। आपने जी। अयोध्या का जिक्र किया तो एक बड़ी घटना घटी कि सरकार रिकॉर्ड बनाती है कि इस साल 26 लाख, 50 लाख, 40 लाख, अलग अलग आंकड़े होते हैं कि राम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया दिए जलाने का। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं कि आप दीपोत्सव अच्छे से मनाएं, भगवान राम की नगरी अच्छे से दीपावली मनाएं, लेकिन दो बातें हैं कि जब आपको पता है कि बिहार में मामला गड़बड़ा सकता है मोदी जी का, तो क्या योगी जी ने पूरी ताकत से हमला बोल दिया? तो पोस्टर छपवाया गया, उसमें मंत्रियों के नाम तो थे, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का ना फोटो था ना नाम था। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य सुना जाता है कि गुस्से में गए नहीं दीपोत्सव, ये ले अपनी लुपट कमरिया बहुत नाच नचाए हो। मंत्रियों का नाम है, डिप्टी सीएम का ना फोटो ना नाम है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज, इस बार पहली बार योगी जी का फोटो मोदी के लगभग बराबर है, वरना बहुत छोटा होता था, मोदी का बड़ा होता था। तो लगभग उन पोस्टरों में योगी का फोटो भी मोदी के बराबर है। दोनों डिप्टी सीएम नाराज फूफा की तरह, बारात में फूफा नाराज हो जाता है, इसी तरह नाराज होकर बैठे हुए हैं, दीपोत्सव में नहीं गए। क्या लग रहा है आपको? योगी जी ने बिल्कुल अब ये ऐलान कर दिया है कि भैया ये तुम्हारे दोनों डिप्टी सीएम अमित शाह जी के आदमी हैं, तो अमित शाह जी खुला चैलेंज है, मैं इनके फोटो नहीं छपवाऊंगा, आपको जो करना हो वो कर लो। अब योगी आदित्यनाथ को भी समझ में आ गया कि दिल्ली की सरकार अब इतनी कमजोर हो चुकी है, गुजरात लॉबी इतनी कमजोर हो चुकी है, इनके बस का नहीं है कि ये अब कुछ कर पाए। इसलिए योगी जी ने खुल के खेल खेलना शुरू कर दिया है। अगर बिहार चुनाव हारे गुजरात लॉबी, मोदी जी चुनाव हारे, बीजेपी चुनाव हारी, क्या लगता है कि फिर दावेदार योगी आदित्यनाथ और पुख्ता तरीके से होंगे और दोनों डिप्टी सीएम के फोटो गायब कर देना, नाम गायब कर देना, ये किस स्ट्रेटजी का हिस्सा हो सकता है? संजय जी देखिए, मैं लगातार कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के जो नंबर 2 तथाकथित चाणक्य हैं, उनके बीच में वॉर चल रहा है। मोदी जी इतने खिलाफ नहीं थे योगी जी के जितना कि चाणक्य रहते थे। और ये जितनी मुझे नॉलेज है, जितनी खबर है, उसके लिए आपको बताता हूं। और ये आपने कड़ी बहुत बढ़िया जोड़ी है कि दोनों डिप्टी सीएम ही क्यों गायब हैं।
डिप्टी सीएम किसके चेले हैं ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। दोनों डिप्टी सीएम किसके चेले हैं दिल्ली के, और उनको क्यों इतना कमजोर कर दिया गया, क्यों उनको अभी इतना हटा दिया गया और उनसे उनसे कुछ डर ही नहीं रहे, उनकी कोई चिंता ही नहीं कर रहे योगी आदित्यनाथ, ये हिम्मत कहां से आ गई। तो कहीं ना कहीं योगी को भी लग गया है कि अब इनका मामला कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही अंदर की बात ये बताता हूं कि नंबर 1 और नंबर 2 में भी उतनी सहजता नहीं है। नंबर 1 का मानना यह है कि जो ये उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में जो नुकसान हुआ है 10 लोकसभा सीटों का, और उत्तर प्रदेश में जो ये लगभग 30-35 सीटों का नुकसान हुआ है, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं तथाकथित चाणक्य हैं। और जो अगर ये हमारी 30-35-40 सीटें हो जाती, 240 में अगर 40 जोड़ते आप 280 सीटें बनती हैं, तो आज मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार होती और ये मोदी जी की दुर्गति नहीं हो रही होती अगर ये परिस्थितियां नहीं होती। तो इसलिए इसका जिम्मेदार चाणक्य साहब को माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने चमचों चेलों को, आपको याद होगा वेस्टर्न यूपी में किस तरह से किया था। जिस आदमी की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी कि चुनाव हारेंगे, उनको जबरदस्ती टिकट दिया गया, उनको अमेठी भेजा गया, ठाकरों को भड़काया गया। योगी ने जो 10-20 नाम अपने भेजे, भाई इनको टिकट देना है, उनका सबसे पहले कलम फेरी गई। तो ये सारा जो गेम किया था इन्होंने, अब ये गेम के लेने के देने पड़ गए। और उसके बाद आपने बाकी बची कुची जो हालत थी, जो ढकी छुपी थी थोड़ी बहुत, वो आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में निकाल दी। तो अब ये जो पोस्टर पे फोटो ना छपवाने की बात है, वहां से जो है बाबा में ताकत आ गई है और बाबा का सोटा मजबूती से घूमना शुरू हो गया है। अब बाबा को डर है नहीं। बाबा को थोड़ा बहुत पहले डर ये रहता था दिल्ली का, अब बाबा दिल्ली में डरते, लखनऊ में डरते हुए नजर आ नहीं रहे। चाहे आप जो उसको जो है चीफ सेक्रेटरी की बात करिए, चाहे डीजीपी की बात करिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात करिए, और चाहे डिप्टी सीएम की बात करिए, और एक आध मंत्री की बात करिए। अभी आपने खाली डिप्टी सीएम की बात करी है, जो दिल्ली से भेजे गए थे अम्ब्रेला के थ्रू, जो ये उतरे थे वहां पे लखनऊ में, मंत्री बन गए थे, उनकी भी हालत खराब है। अरविंद वो शर्मा आपके पास, आपके सामने, वो जो भी मंत्री हैं, कई मंत्री हैं, आप तो जानते हैं बहुत अच्छे से, जो अम्ब्रेला से उतर गए थे और सीधे मंत्री बन गए, और जब उनसे आपको समस्या लेके जाते हैं उनके विभाग की, तो वो कहते हैं जय श्री राम बोलते हैं सीधा, और एक बार नहीं बोलते, वो 3 बार जय श्री राम बोल देते हैं, बोलो जाओ तुम्हारी समस्या खत्म हो गई है और हमने आशीर्वाद आपको दे दिया, जाइए। तो ये चल रहा है उनका। तो बहुत सारी चीजें अभी आपको दिख रही हैं और धीरे धीरे आपके सामने इस तरह की बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने संजय जी आपको पहले ही कहा था कि ये जो बाबा वाली चीज आपको एकाएक आपके सामने आई है और आपने पकड़ ली है क्योंकि आपको जानकारी है, ये आम आदमी को नहीं समझ में आ रही, लेकिन ये होगा और ये दिल्ली में शुरू हो गया है। मैं आपको पहले भी कहा था कि जहां आरएसएस पहले ऑप्शन देती थी 4 लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, वहां आरएसएस ने 1 आदमी का ऑप्शन दे दिया है। अब संजय फंस गए जोशी। गुजराती, अब गुजराती फंस गए तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो करना तो पड़ेगा। कब तक भागेंगे आप? सही इसी बात। तरह से ये है कि बाबा ने सोटा कस लिया है। जो लगातार खबर चला रहे थे, वहां पे प्लांटेड खबरें चल रही थी यूपी में, बाबा आज हटे, बाबा कल हटे, बाबा सुबह हट जाएंगे, बाबा शाम को हट जाएंगे, अब वो तो हट नहीं रहे अभी तक, वो हटेंगे हाँ, भी नहीं वो। बाबा पूरे 5 साल करेंगे, आप देखिएगा, और कोशिश करेंगे पूरी पूरी कि 2027 में वो दोबारा आ जाए, क्योंकि 2027 में दोबारा आएंगे तभी उनका तबादला दिल्ली होगा, तभी वो दिल्ली आएंगे, क्योंकि सही तीसरी बात। बार होने के बाद ही दिल्ली का रास्ता खुलता है ना। बिल्कुल तो सही बाबा बात का है। रास्ता खुलने की प्रक्रिया चल रही है। अब कैसे खुलेगा, क्या होगा, ये लंबी कहानी है, इस पर बाद में डिस्कस किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब, इतना समय दिया आपने, थैंक यू। तो ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।